डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का लास्ट लेक्चर देखेंगे। ऑलमोस्ट हमारा प्रीवियस लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बट आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। पहला, मैटर के दो और स्टेट्स हैं, है ना, प्लाज्मा और बीईसी, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, इसके बाद जो है ये चैप्टर आज एंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो हम देखते हैं कि दो और स्टेट्स मैटर के कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला स्टेट है स्टूडेंट्स प्लाज्मा। ठीक है, ये प्लाज्मा क्या होता है ना, ये मैटर का कौन सा स्टेट होता है। सॉलिड हमें समझ में आता है, जिस चीज का फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप होता है ना, और जो रिजिड होता है, मतलब जिसमें रिजिडिटी की प्रॉपर्टी होती है, वो सॉलिड होता है। लिक्विड के बारे में हमने पढ़ा है ना, जिसका फिक्स शेप तो नहीं होता लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है और वो फ्लो कर सकता है। फिर गैसेस के बारे में हमने पढ़ा कि ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स शेप होता है, और वो हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो फिर प्लाज्मा मैटर का कौन सा स्टेट है और इस स्टेट में चीजें हमें कहां नजर आती हैं, आइए हम जान लेते हैं। देखिए प्लाज्मा क्या होता है। इट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। दिस स्टेट contains ionized gases. The particles of ionized gases are super energetic and excited। ठीक है, देखिए मैटर का फोर्थ स्टेट है और इस स्टेट में आयोनाइज्ड गैसेस आते हैं, है ना। जितने भी आयोनाइज्ड गैस, मतलब वो गैस जो आयनिक फॉर्म में जा चुका है। अब ये आयनिक फॉर्म में जाना क्या होता है, आइए समझते हैं। और क्या बातें हैं, जो पार्टिकल्स जो होते हैं आयोनाइज्ड गैसेस के, ये सुपर एनर्जेटिक होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी इनमें होती है और ये एक्साइटेड भी होते हैं। ठीक, तो देखिए क्या है प्लाज्मा स्टेट बनता कैसे है। ये मान लेते हैं हम लोग एक ट्यूब है। ठीक, ट्यूब ग्लास का है ना, ये ग्लास का पूरा बना हुआ है। ठीक है, और इसमें यहां पर एक मेटल प्लेट है और यहां पर एक दूसरा मेटल का प्लेट है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर हम कोई गैस भर देते हैं। ठीक, कोई गैस हम इसके अंदर भर देते हैं। ठीक है, आमतौर पर नियॉन गैस भरा जाता है। ठीक, वैसे और भी गैस भर सकते हैं, हीलियम भर सकते हैं, हाइड्रोजन भर सकते हैं, कोई भी गैस यहाँ पे भरा जा सकता है। ठीक है, तो नियॉन गैस चलिए हम इसमें भर दिए, और अब क्या करते हैं, यहां से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ठीक है, इसमें से करंट पास करने लगते हैं हम लोग। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब इसमें से करंट पास होने लगता है ना, जैसे इस गैस में से चार्ज फ्लो होने लगता है, गैस करंट पास होने लगता है, तो जब करंट पास होता है ना, तो ये गैसें जो होती है ना, वो चार्ज हो जाती है ना, इनमें चार्ज आ जाता है। ठीक, और चार्ज आ जाने के बाद हम इस गैस को कहते हैं कि ये आयोनाइज्ड हो गया है। ठीक है, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स चार्ज हो गए हैं, या तो उनमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स है ना, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब इनमें से करंट पास होगा, किसमें से, नियॉन गैस से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है,
तो नियॉन गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक। और ये जो चार्ज पार्टिकल्स है ना, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। और जब ये पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, तो ये ग्लो करने लगते हैं, ठीक है। ये चमकने लगते हैं और चारों तरफ लाइट रेडिएट करने लगता है, ठीक है। चारों तरफ रोशनी ये देने लगते हैं, ठीक है। ये लाइट रेडिएट करता है, लाइट रेडिएट्स। कौन लाइट रेडिएट करता है? तो चार्ज पार्टिकल्स, है ना। चार्ज पार्टिकल इसमें से लाइट रेडिएट करने लगता है, जिसकी वजह से ये चमकने लगता है, ठीक। तो प्लाज्मा हमें कहां पे मिलेगा? तो इसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में हमें प्लाज्मा मिल सकता है। अच्छा, कुछ बल्ब आता है, आप लोग देखे होंगे दुकानों में, इस तरह से रहता है, नियॉन साइन बल्ब उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नियॉन साइन बल्ब, नियॉन साइन बल्ब, ये रंगीन बल्ब होता है, ठीक है। इसके अंदर प्लाज्मा होता है जब वो जल रहा होता है। देखिए कुछ इस तरह का डिजाइन में रहता है, ऐसे पूरा गोल रहेगा, ट्यूब रहेगा, है ना। इसमें अच्छे अच्छे डिजाइन बने रहेंगे, ठीक है, इस तरह का। इसके अंदर पूरा क्या भरा हुआ रहता है? नियॉन गैस या हीलियम गैस, ठीक, इस तरह से भरा हुआ रहेगा। अब जैसे ही इसमें से करंट पास होने लगेगा, है ना, ये पूरा चमकने लगेगा और एक लाइट रेडिएट करेगा, है ना, बहुत ही अच्छा लाइट रेडिएट करेगा, ठीक है। तो नियॉन साइन बल्ब जो होता है ना, उस बल्ब के अंदर जो गैस है, नियॉन गैस, वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान दीजिए, जब ये बल्ब स्विच ऑफ रहेगा तब तो उसके अंदर जो मटेरियल है वो गैस है, ठीक। लेकिन जैसे ही वो ग्लो करने लगा, स्विच ऑन कर दिए, तब वही गैस कौन से स्टेट में चला जाता है? प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है। मैं एक सिंपल डायग्राम से आपके कंसेप्ट को और ठीक करता हूं। आपने इस तरह का बल्ब देखा होगा, इस तरह का बल्ब आपने देखा होगा, ऐसा रहता है। हालांकि ये डिजाइन एक CFL वाला होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो इसके अंदर भी क्या होता है? गैस भरा हुआ रहता है, जैसे हीलियम गैस हो सकता है, ठीक। अब क्या करेंगे, जैसे इसमें से करंट पास होने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे इसके पार्टिकल चार्ज हो जाएंगे वो प्लाज्मा स्टेट में चला आएगा, ठीक। तो जब बल्ब स्विच ऑफ है उस समय तो उसके अंदर गैस है, लेकिन जैसे स्विच ऑन हो गया तो उसके पार्टिकल चार्ज हो गए, वो आयनिक फॉर्म में चले आए, तब वो प्लाज्मा स्टेट में चला आएगा, ठीक। अच्छा, नियॉन साइन बल्ब के अंदर, है ना, ग्लोइंग नियॉन साइन बल्ब लिखेंगे। ग्लोइंग मतलब जो जल रहा हो, बंद रहेगा उस समय नहीं, उस समय तो उसके अंदर गैस रहेगा, नियॉन गैस, और गैस एक अलग स्टेट है। लेकिन जब वो जलना स्टार्ट कर देगा तो उसके अंदर वही गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। और कहा मिलेगा आपको? स्टार में। जो तारा होता है ना, तारा, वहां भी क्या है, वहां भी आयोनाइज्ड गैस पाया जाता है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। स्टार में मिलेगा सन, जो हमारा सन है उसके अंदर अभी जो सन हमारा चमकता है और उसमें से जो लाइट आ रहा है ना, वो कहां से आ रहा है लाइट? तो वो प्लाज्मा से आ रहा है ना। सन के अंदर प्लाज्मा है, स्टार के अंदर भी प्लाज्मा है ना। जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़ते थे कि उसके अंदर हॉट गैसेस होते हैं, ठीक। तो वो हॉट गैसेस ही क्लास 9th में आयोनाइज्ड गैस के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। आयोनाइज्ड गैस होता है उसके अंदर, गैसेस, है ना। सन के अंदर आयोनाइज्ड गैस होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। स्टार के अंदर भी आयोनाइज्ड गैस होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। नियॉन साइन बल्ब है, उसके अंदर भी प्लाज्मा ही होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा क्या है? ये भी मैटर का एक स्टेट है। इस स्टेट में क्या है कि गैसेस आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं और उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और उससे लाइट रेडिएट होता है। अलग अलग गैस से अलग अलग कलर का लाइट निकलेगा, ठीक है। नियॉन गैस डालोगे तो अलग कलर का लाइट निकलेगा, हीलियम डालोगे तो अलग कलर का लाइट निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि प्लाज्मा था। अब एक और स्टेट ऑफ मैटर है DEC, ठीक है। चलिए इसका फुल फॉर्म बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट
बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक्चुअल में जो बॉस है ना, ये एक इंडियन साइंटिस्ट का नाम है, सत्येंद्र नाथ बॉस। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बॉस। और ये आइंस्टाइन भी एक साइंटिस्ट का ही नाम है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। नाम सुना होगा, काफी फेमस साइंटिस्ट हैं ये दोनों। तो इन दोनों ने इस स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी, इसीलिए इन दोनों के नाम पर ही रख दिया गया बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये मैटर का जो है ना फिफ्थ स्टेट है। ठीक है, इट इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। It is fifth state of matter. This state is obtained when a gas of extremely low density is cooled to a very low temperature। देखिए क्या है स्टूडेंट्स, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये मैटर का फिफ्थ स्टेट है। और ये स्टेट कब मिलेगा? जब हम, देखिए एयर जो है ना, एयर हमारा, उसका तो डेंसिटी बहुत कम है ना, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में बहुत कम मास है। भाई हवा कितना हवा, अगर हम बात करें इतना सा वॉल्यूम में कितना हवा होगा, इवन 1 ग्राम 2 ग्राम भी नहीं होगा। ठीक, तो ऐसा गैस लेना है जिसकी डेंसिटी बहुत 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 कम हो, है ना, बहुत 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 कम हो। समझ सकते हो कितना कम डेंसिटी का चीज है। बहुत कम डेंसिटी वाला गैस को अगर हम बहुत कम टेम्परेचर तक ठंडा कर दें, बहुत कम टेम्परेचर तक ठंडा कर दें, तो हमें मैटर जिस हालत में मिलेगा उसी हालत का नाम, उसी स्टेट का नाम बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ठीक है, यानी कि ये स्टेट भी गैस से ही बनता है। प्लाज्मा भी किससे बना था? गैस से। बट कैसे बना था? जब गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास किया था हमने, तो गैस क्या होता है? आयोनाइज हो जाता है, यानी कि चार्ज हो जाता है। आयोनाइज्ड और चार्ज सेम वर्ड है। तो जब गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और पार्टिकल्स आयोनाइज और चार्ज हो जाएंगे, तब उसी गैस को हम कहेंगे कि प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाला गैस को हम बहुत ज्यादा ठंडा कर दें, बहुत ज्यादा ठंडा, तो हमें जो स्टेट ऑफ मैटर मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, इस स्टेट को ऑब्जर्व कर पाना पॉसिबल तो है, लेकिन डेली लाइफ में ये स्टेट हमें मिलता नहीं है। ये लैब में, है ना, जो लैब है वहां पे ये स्टेट ऑब्टेन किया जाता है और वहां पे इस स्टेट को समझा जा सकता है और बेहतर तरीके से। तो स्टूडेंट्स, ये था फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर और ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। चलिए अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस पे। वैसे यहां से भी सवाल रहता है, इसलिए आप इन्हें अच्छे से देखिए, मैंने डिफाइन भी कर दिया है और इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दिए हैं, समझ सकते हैं आप बढ़िया से। ठीक है, क्योंकि यहां से भी सवाल हो सकते हैं। चलिए हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 3 के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कौन कौन सा मैटर है। तो हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्युपाइज स्पेस, कोई भी चीज जिसमें मास होती है और स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो चेयर, देखिए ये मैटर हो जाएगा क्योंकि इसके पास मास होता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है। एयर भी हो जाएगा। हेट, हेट का मतलब क्या होता है? नफरत। तो भाई नफरत एक ऐसी चीज है जिसका कोई मास नहीं होता है और इसे रहने के लिए स्पेस भी नहीं चाहिए, है ना, तो ये नहीं होगा। ठीक, लव, ये भी नहीं होगा भाई, लव का कोई मास नहीं होता। ठीक है, इतना किलो लव मेरे पास है, इतना किलो उसके पास है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक, स्मेल, ये है, देखिए स्मेल एक्चुअली क्या होता है? कभी भी कोई चीज की गंध आ रही हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पे खाना पका रहे हैं हम लोग और उसका स्मेल हम तक आ रहा है, तो एक्चुअल में वो स्मेल आ रहा है मतलब क्या? उस खाने का कुछ पार्टिकल हम तक आ रहा है ना। और खाने का पार्टिकल जो कि हम तक आ रहा है, पार्टिकल का मास होता है और स्पेस ऑक्युपाई करता है,
इसलिए स्मेल जो है वो मैटर है। नेक्स्ट आलमंड्स, आलमंड्स खाने की चीज है भाई, इसका मास होता है, वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए मैटर है। कोल्ड, ठंड, ठंड का कोई मास नहीं होता है ना। ऐसा तो हम नहीं कहते भाई कि आज ठंड 5 किलो आया था मेरे घर तो उसको मैंने एक जगह दे दी रहने के लिए, कल 12 किलो आएगा तो कहाँ जगह देंगे, तो ऐसा नहीं है। ठंड ना तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना ही उसे जगह चाहिए, ना ही उसमें मास होता है, इसलिए कोल्ड नहीं है मैटर। अगला है कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, ये पीने की एक चीज होती है, इसका मास होता है ना, कुछ ना कुछ होता है, 200 ग्राम 400 ग्राम। और इस कोल्ड ड्रिंक को जगह चाहिए, जैसे हम बोतल में उसे जगह देते हैं अक्सर, ठीक। थाउट, ये भी मैटर नहीं है। थाउट क्यों मैटर नहीं है, क्योंकि थाउट के पास भी मास नहीं होता है, इसे भी स्पेस नहीं चाहिए रहने के लिए। स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का स्मेल, ये भी मैटर है, क्योंकि परफ्यूम का स्मेल एक्चुअल में परफ्यूम के पार्टिकल्स से बनती है ना। परफ्यूम का जो स्मेल बनता है वो किससे बनता है, परफ्यूम के पार्टिकल से। और पार्टिकल तो मैटर की पहचान है भी, मैटर पार्टिकल से ही बना होता है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। सवाल ये है कि अगर हॉट सीजनिंग फूड है, यानी कि एकदम गर्मा गर्म खाना कहीं रखा हुआ है, तो उसका स्मेल आप कई मीटर दूर से भी पा लेते हो। लेकिन अगर कोल्ड फूड है, ठीक है ना, अगर ठंडा खाना है तो उसका स्मेल अगर आपको चाहिए तो नजदीक जाना पड़ेगा। यानी सवाल यहाँ पे ये है कि हॉट फूड का स्मेल दूर कैसे चला जाता है, जबकि ठंडे वाले का दूर क्यों नहीं जा पाता। तो देखिए इसका आंसर, मान लेते हैं इसमें हॉट फूड है, ठीक, और एक दूसरा बर्तन है, इसमें कोल्ड फूड है। तो अब देखिए हॉट फूड क्या होता है, इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसके पार्टिकल्स, इस फूड के जो पार्टिकल्स यहां से निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका डिफ्यूजन फास्ट होगा। आप लोग को पढ़ाया था मैं डिफ्यूजन प्रोसेस, है ना, पार्टिकल का अपने आप दूसरे पार्टिकल के साथ मिक्स होना। और इसका फैक्टर बताया था कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो डिफ्यूजन बताया था मैटर के स्टेट पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे। तो चूंकि हॉट फूड का टेम्परेचर ज्यादा होता है इसलिए हॉट फूड के पार्टिकल्स का डिफ्यूजन फास्ट होता है, ठीक है। अब जब डिफ्यूजन फास्ट होता है तो ये जल्दी से काफी दूर तक फैल जाते हैं, ठीक है, ये काफी दूर तक फैल जाते हैं। क्यों ज्यादा दूर तक फैल जाएंगे, क्योंकि इनमें फास्ट डिफ्यूजन होता है, फास्ट डिफ्यूजन। अब सवाल है कि डिफ्यूजन फास्ट क्यों होगा, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अब सवाल है कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि ये हॉट फूड है और हॉट फूड का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेज अस सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैंस इट कैन मूव several meter away, and due to high temperature the diffusion of particles of hot food become very fast, ठीक। जबकि कोल्ड फूड का पार्टिकल के पास क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो इसका डिफ्यूजन फास्ट नहीं हो पाएगा, और काइनेटिक एनर्जी कम है इसलिए ज्यादा दूर तक इसका पार्टिकल जा भी नहीं पाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। देखिए क्या है ना कि एक स्विमिंग पूल है, ठीक, इसमें पानी भरा हुआ है। अब कोई एक डाइवर है भाई, डाइवर मतलब क्या समझ रहे हो, तैराक, तैरने वाला, ठीक। कोई तैरने वाला आदमी इसमें डाइव कर रहा है, तो पानी को ना ऐसे ऐसे बड़े आराम से वो कट कर लेता है ना, पानी को बड़े आराम से वो काट लेगा। लेकिन उसी आदमी जमीन में लिटा दो और उसको बोलो कि ऐसे ऐसे हाथ मार के तैर के जाओ, जा पाएगा क्या, नहीं। वो सॉलिड को नहीं कट कर सकता है, बट लिक्विड को कट कर सकता है। तो कह रहा है इससे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है, तो इससे ये पता चलता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, इसीलिए वो आसानी से ऐसे ऐसे
काट लेता है पानी को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट देयर इज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ये हमें शो करता है ये ऑब्जर्वेशन। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 3 का एक और क्वेश्चन था, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये हम बात कर चुके हैं भाई, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला तो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। दूसरा ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तीसरा ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और चौथा ये है कि देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स के मैटर का। अगला क्वेश्चन है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये डेंसिटी का डेफिनेशन है। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक, तो क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, यानी इन्हें इस तरह से अरेंज कीजिए कि इसकी डेंसिटी बढ़े, मतलब यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास हो, इस तरह से इसे अरेंज करना है। तो कितनी चीजें यहाँ पे, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी 2, हनी 3, वाटर 4, चॉक 5, कॉटन 6 एंड आयरन 7। चलिए तो हम 7 यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं। ये यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या, एक जगह है ना, एक खाली जगह हमने ले लिया। ठीक, एक दूसरा हमने खाली जगह ले लिया, ये तीसरा ले लिया हमने, चौथा, पांचवा, सब मान के चलो सब इक्वल है, हालांकि यहाँ बड़ा छोटा हो सकता है बट सब इक्वल है। अब क्या कह रहा है, ये यूनिट वॉल्यूम ले लिया हमने। अब इस जगह में इन चीजों में से हम किसे भरें कि उसका मास सबसे कम होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए डेंसिटी। तो डेंसिटी बढ़ेगा कब, जब मास बढ़ेगा, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो सबका हमने इक्वल ले लिया, वॉल्यूम सबका हमने इक्वल ले लिया, तो चलो वॉल्यूम अब फैक्टर रहा ही नहीं, अब बचा मास। तो मास बढ़ते चला जाएगा तो डेंसिटी भी बढ़ते चला जाएगा। तो सोचिए इस इतने जगह में हम कौन सा चीज भरेंगे कि एकदम उसका मास कम से कम रहेगा। तो भाई सबसे कम मास किस चीज का होगा, एयर का होगा। ठीक, अच्छा इतने से जगह में हम क्या लें कि एयर से थोड़ा ज्यादा मास वाला चीज हो, तो कौन सा हो जाएगा, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। चिमनी समझते हो ना, बड़े बड़े भट्टियों में एक टावर जैसा होता है, उसमें से स्मोक निकलता है, तो स्मोक है ना, तो ये वाला हो जाएगा एग्जॉस्ट। ठीक है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी लिख लोगे इसको। चलिए थर्ड में क्या हो जाएगा, अब इससे ज्यादा भारी कौन है भाई, कौन कौन सा बच्चा, कॉटन, रुई। रुई देखिए उससे ज्यादा है ना कॉटन, तो थर्ड में क्या हो जाएगा, कॉटन। अब उससे ज्यादा मास वाला चीज कौन होगा, उससे थोड़ा भारी चीज कौन होगा, तो उससे ज्यादा मास वाला चीज हो जाएगा आपका, क्या क्या बची हमारे पास, हनी, वाटर, चॉक एंड आयरन। तो वाटर होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब उतने ही जगह में वाटर से ज्यादा मास वाला चीज कौन होगा, तो हनी होगा। ठीक, हनी, और उतने ही यूनिट वॉल्यूम में अब हनी से ज्यादा मास वाला कौन हो गया भाई, ये हो गया, ये हो गया, कौन कौन बच गया, चॉक बच गया, तो चॉक होगा। कॉटन भी हमने ले लिया, चॉक, और इतना ही जगह में हम सबसे ज्यादा मास वाला चीज देखें तो कौन सा हो जाएगा, आयरन। तो लास्टली क्या होगा, आयरन होगा। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास अरेंज हो गया ये सब, डेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पेज नंबर 6 का ये भी क्वेश्चन। ठीक है, पेज नंबर 6, tabulate the differences in the characteristics of states of matter।
मैटर के जो स्टेट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो फर्क है उसे आप टेबुलेट कीजिए, यानी कि टेबल में शो कीजिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे लिखा, अब देख लेते हैं किसकी क्या कैरेक्टर। सॉलिड है ना, शेप की बात करेंगे पहले। तो सॉलिड का शेप क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। अच्छा, लिक्विड का शेप नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। अच्छा, गैस के शेप की बात करें तो नॉट फिक्स्ड। तो ये फर्क है शेप में। चलिए दूसरा, वॉल्यूम। तो सॉलिड्स का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। लिक्विड्स का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करें रिजिडिटी। तो सॉलिड्स में रिजिडिटी क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। कहने का मतलब है कि सॉलिड अपना शेप को हमेशा मेंटेन रखना चाहता है, आप जो शेप में उसी शेप में रहना चाहता है, ठीक है। हम इस पर बात कर चुके हैं पीछे के लेक्चर्स में। और लिक्विड्स का जो रिजिडिटी होता है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब ये जिस बर्तन में डाल दो उसी शेप में चला आएगा, ठीक है। ये अपना शेप मेंटेन रखना नहीं चाहता। और गैसेस में रिजिडिटी नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? फ्लूइडिटी। तो ये सॉलिड्स में नहीं होता, यानी सॉलिड बहता है क्या? नहीं। तो क्या होता है? नो, सॉलिड्स डू नॉट हैव फ्लूइडिटी। लिक्विड्स तो ये तो फ्लो करता है, ठीक है। तो इसमें हाई होता है। हम नो के बजाय लिख दें नेग्लिजिबल, तो ज्यादा बढ़ जाए, नेग्लिजिबल। इसी तरह यहां भी हम नो लिखने के बजाय नेग्लिजिबल लिख देंगे, नेग्लिजिबल, ठीक। तो नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड्स में बहने की प्रॉपर्टी हाई होता है, इसमें भी बहुत ही हाई होता है, ये भी फ्लो करता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी, भाई दबाएंगे तो सॉलिड कॉम्प्रेसिबल है क्या? तो नेग्लिजिबल। और लिक्विड्स मॉडरेट, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं दबेगा, बहुत कम भी नहीं। और ये गैसेस बहुत हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी शो करता है, बहुत ज्यादा दबेगा गैस को दबाओगे तो। डेंसिटी, सॉलिड्स का क्या होता है भाई? सॉलिड का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और लिक्विड्स की डेंसिटी क्या होती है? मॉडरेट होती है। और गैसेस की डेंसिटी लो होती है, ठीक, बहुत कम डेंसिटी होता है गैस का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, है ना। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, आप लोग को बताया गया था कि सॉलिड्स जो होता है उनके पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, है ना। लिक्विड का थोड़ा दूर होता है। ये हो गया आपका सॉलिड, ये हो गया आपका लिक्विड। और गैस का अगर हम बात करें तो ये बहुत दूर होता है, गैस, ठीक। तो सॉलिड का देखिए क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक। और लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये मॉडरेट होता है। और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, मतलब ना के बराबर होता है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस देखिए, इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, वेरी लेस। और लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में मॉडरेट होता है, मतलब बहुत कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं। और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस देख सकते हो आप, बहुत लार्ज होता है, वेरी लार्ज। तो ये फर्क है कैरेक्टरिस्टिक्स में मैटर के जो स्टेट्स हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड्स में, ठीक है। इनमें ये फर्क है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का बी, ठीक है। ये भी पेज नंबर 6 का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 6, ठीक है। सवाल है, कह रहा है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, इन पे कमेंट कीजिए, ठीक है। रिजिडिटी पे, तो रिजिडिटी क्या होती है ना, मैं ओरली बोल देता हूं, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। रिजिडिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच दे टेंड्स टू मेंटेन देयर शेप। ये मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपना शेप बनाए रखना चाहता है, ठीक है।
और मेनली ये प्रॉपर्टी सॉलिड्स में पाया जाता है, यानी सॉलिड्स की रिजिडिटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड की और सबसे कम गैस की। अगला है कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो ये भी मैटर की प्रॉपर्टी है ना। और इस प्रॉपर्टी की वजह से मैटर को क्या किया जा सकता है, बहुत सारा गैस को जो है कम वॉल्यूम में रखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कॉम्प्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस ड्यू टू विच अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी compressed in a very small space। ठीक है, फ्लूइडिटी क्या है, इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच दे कैन फ्लो। ये मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो फ्लो हो सकता है, और मेनली ये लिक्विड्स और गैस की प्रॉपर्टी है। अगला है फिलिंग अ गैस कंटेनर। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये कंटेनर है, इसमें गैस हम थोड़ा सा डाल दें, तो थोड़ा सा भी गैस अगर हम डाल देना तो ये पूरे कंटेनर को भर देता है। ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इज नेग्लिजिबल, है ना। पार्टिकल्स के गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, एंड हेंस दे कैन मूव फ्रीली इन रैंडम डायरेक्शंस। इसलिए वो क्या करते हैं, फ्रीली रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं, हर तरफ मूव करते रहते हैं। दैट्स वाई दे फिल अ कंटेनर कंप्लीटली। इसीलिए वो क्या करता है, पूरे कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देगा। ठीक है, तो दो रीजन है इसके पूरा फिल कर देने का। पहला, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। दूसरा, अट्रैक्शन कम होने की वजह से उनके पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और बहुत ज्यादा एनर्जी होने की वजह से वो रैंडम डायरेक्शन में चारों तरफ मोशन करते रहते हैं, इसलिए वो बर्तन को पूरा भर देते हैं। शेप क्या है, थोड़ा सा शेप के बारे में लिखा दूं आपको। शेप क्या है, द अपीयरेंस ऑफ मैटर in which they exist, है ना। ये मैटर का अपीयरेंस होता है। ठीक है, ये मैटर का जो है अपीयरेंस होता है, किस तरह से वो दिखता है ना। जिस फॉर्म में वो होता है उस फॉर्म में किस तरह से दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, शेप कहते हैं। ठीक है, द अपीयरेंस ऑफ मैटर इन विच दे एग्जिस्ट। ठीक है, और शेप मेनली किसकी प्रॉपर्टी है, सॉलिड की। बाकी चीज की भी है, बाकी चीज का भी शेप होता है लेकिन फिक्स नहीं होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये पार्टिकल्स की वो एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो मूव कर सकता है। ठीक है, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू विच दे कैन मूव। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा गैस की होती है, उससे कम लिक्विड की और सबसे कम सॉलिड की होती है काइनेटिक एनर्जी। इस पे भी हम पीछे बात कर चुके हैं काफी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, और डेंसिटी ज्यादा सॉलिड की होती है, उससे कम लिक्विड की और सबसे कम गैस की होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। असल में ये क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको मैंने शॉर्ट करके यहां पे बता दिया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है गिव रीजंस अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। जिस वेसल में गैस को रखेंगे वो उसे पूरी तरह भर देता है, इसकी क्या वजह है। तो पीछे के क्वेश्चन में बता चुका हूं, वजह यहां भी वही है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और इसलिए वो रैंडम डायरेक्शन में बहुत हाई स्पीड से घूमते रहते हैं, इसीलिए वो कंटेनर को पूरी तरह भर देते हैं या वेसल को पूरी तरह भर देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये कंटेनर के वॉल पे प्रेशर लगाते हैं, हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन मैं वीडियोस में दे चुका हूं, बट फिर से बता दो थोड़ा सा। ये कंटेनर है, इसमें गैस है, ठीक, तो ये वॉल में प्रेशर लगाते हैं, इसकी क्या वजह है। ठीक,
तो देखिए वॉल में प्रेशर लगाते हैं, इसकी वजह यह है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये बहुत ही फास्ट मोशन में होते हैं, बहुत ही फास्ट मूवमेंट करते हैं। अब चूंकि ये फास्ट मूवमेंट करते हैं तो ये फास्टली आकर के दीवार से कोलाइड करेगा, ये जो कंटेनर का वॉल है इससे आके ये टकराएगा। अब चूंकि फास्ट कॉलिजन होगा तो कॉलिजन की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से कंटेनर में प्रेशर लगेगा। और चूंकि गैस बहुत छोटे छोटे होते हैं और इनका मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होता है, तो जब एक गैस हटा तब तक दूसरा वाला आकर के प्रेशर लगाएगा, फिर दूसरा हटा तब तक तीसरा वाला आके प्रेशर लगाएगा, इस तरह से प्रेशर लगते रहता है। तो इन शॉर्ट अगर हमें एग्जाम में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस दे मूव एट वेरी हाई स्पीड in random directions. Due to high kinetic energy, they collide very fast with the wall of container, and due to collision, force is exerted on the wall, and this force causes pressure. Next है, a wooden table should be called a solid. भाई लकड़ी की एक टेबल है, हम उसे सॉलिड क्यों कहेंगे? ये लकड़ी का एक टेबल है, ठीक, तो हम इसे सॉलिड क्यों कहेंगे? क्या वजह है सॉलिड कहेंगे इसको? तो सॉलिड इसलिए कहेंगे बिकॉज इट हैज फिक्स्ड शेप, इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, इट डज नॉट फ्लो। इसका फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, ये बहता भी नहीं है, इसलिए सॉलिड है, ठीक। इट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स के सारे प्रॉपर्टीज इसके पास हैं। अगला डी नंबर, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट to do the same through a solid block of wood we need a karate expert। देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे एयर है, ठीक, तो इस एयर से कोई आदमी चाहे तो अपना हाथ बड़े आराम से पास कर सकता है ना, बड़े आराम से ये उधर भी ले जा सकता है, इधर भी ले जा सकता है, ठीक। लेकिन अगर हम वुडन ब्लॉक रखते हैं, लकड़ी का ब्लॉक रख दें और किसी आदमी को कहें कि आप अपना हाथ इस ब्लॉक से इधर पार कर लीजिए ऐसे, तो कह रहा है ऐसा करने के लिए हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, इसलिए वी कैन इजिली मूव आवर हैंड थ्रू एयर। बट वुड जो होता है ये तो सॉलिड है, ब्लॉक ऑफ वुड जो होता है ये तो सॉलिड है, और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, और इस स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए कराटे एक्सपर्ट ही ये काम कर सकता है। एक जनरल आदमी अगर चाहेगा कि हम इसे तोड़ के हाथ इधर कर लें, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो रीजन इसका क्या है? रीजन ये है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए ब्लॉक ऑफ वुड से अगर हाथ पास करना हो तो कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगा। लेकिन हवा के अंदर तो कोई भी आसानी से हिला सकता है अपना हाथ, क्योंकि हवा के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि ये लंबा चौड़ा अलग क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैंने यही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखोगे एनसीईआरटी की किताब में, ठीक। कह रहा आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस जो है वो पानी में तैरता है। वही हमने पढ़ा कि आइस सॉलिड है और सॉलिड की डेंसिटी जनरली ज्यादा होता है, और जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो कभी पानी में तैर नहीं सकता, है ना। पानी से कम डेंसिटी वाला चीज ही पानी में फ्लोट कर सकता है, लेकिन आइस सॉलिड है फिर भी वो पानी में तैर रहा है। ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर है क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। अब सवाल है भाई आइस सॉलिड है फिर उसकी डेंसिटी कम कैसे होगी? तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो आइस होता है ना इसके अंदर होल्स होता है छोटा छोटा, ठीक है। बर्फ के अंदर छोटा छोटा गैप होता है, इस गैप में ना एयर भरा हुआ रहता है, ठीक। अब इस एयर गैप की वजह से इसका डेंसिटी कम हो जाता है, ठीक। तो आंसर क्या होगा? आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। फिर आगे लिखेंगे कि द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस बिकॉज
देयर इज एयर बबल्स इनसाइड द आइस, ड्यू टू दिस एयर बबल्स द डेंसिटी ऑफ आइस बिकम लेस देन वाटर। क्योंकि आइस के अंदर एयर बबल्स होता है इसलिए इसकी डेंसिटी पानी से कम हो जाती है, इसी वजह से ये तैरने लगता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में इतना ही। ठीक है, अब इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो, कोई भी डाउट हो, तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखें कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं उसे कमेंट चेक करके फिर आपको बता दूंगा। अदरवाइज अगर आपके पास मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन लिख करके मुझे बता सकते हो, मैं आपका आंसर आपको बताऊंगा। थैंक यू।